जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बड़ा चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। घाटशिला की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ये वही सीट है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन विधायक हुआ करते थे। रामदास सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक आंदोलनकारी, मददगार और साफ सुथरी छवि वाले ऐसे शख्स थे जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन अब उनकी जगह कौन लेगा? क्या उनका बेटा सोमेश सोरेन सहानुभूति और संगठन की मजबूती पर चुनाव जीत पाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन की जोड़ी के दम पर सेंध लगाएगी घाटशिला सीट पर? और वो कौन लोग हैं जो काटना चाहते हैं बाबूलाल सोरेन का टिकट? और किस सांसद के फोन कॉल ने लखन मार्डी को कर दिया रेस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जयराम महतो का फैक्टर इस उपचुनाव का गणित बिगाड़ देगा? आज मैं आपको घाटशिला उपचुनाव की पूरी कहानी सुनाऊंगा। अतीत से लेकर वर्तमान तक के आंकड़े, नेताओं की ताकत और संगठन की स्थिति, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, घाटशिला एसटी रिजर्व सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। घाटशिला उपचुनाव के लिए 300 पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। घाटशिला विधानसभा में घाटशिला, मूसाबनी, धालभूमगढ़ और गुड़ाबंदा की 8 में से 4 पंचायतें आती हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। रामदास सोरेन का 16 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 2 अगस्त को वे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था। 2024 के चुनाव के पहले रामदास सोरेन 2 बार घाटशिला सीट से विधायक रह चुके थे। तीसरी बार 2024 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। चंपई सोरेन के बीजेपी में चले जाने के बाद रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था और मंत्री की हैसियत से उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा। रामदास झारखंड आंदोलनकारी थे, बड़ा नाम थे, खुले हाथों से सबकी मदद करते थे। जो भी उनके दरवाजे पर आ जाए, खाली हाथ नहीं जाता था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की प्रतियोगिता हो या कोई सामाजिक आयोजन, रामदास सोरेन खुले दिल से आर्थिक सहयोग दिया करते थे। दूसरी खास बात उनकी ये थी कि बहुत सारे विधायकों पर आरोप लगता है कि वे व्यवसायियों, बिल्डरों और ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, चाहे वह कार्यक्रम के नाम पर चंदा लेना हो या और किसी तरीके से लेना हो। लेकिन रामदास सोरेन इस मामले में बिल्कुल साफ सुथरे थे, इसलिए लोकप्रिय भी थे और साथ ही उस चुनाव पर मैया सम्मान योजना का असर भी था। जबकि उनके मुकाबले खड़े थे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे। चंपई सोरेन अपने आप में एक बड़ा नाम है, इलाके में लोकप्रिय भी हैं। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन वैसे तो हैवीवेट उम्मीदवार थे, लेकिन वे अपने पिता जैसे नहीं हैं। उनकी छवि गुस्सैल, बदमिजाज और किसी को कुछ भी बोल देने वाले व्यक्ति की है, और इस छवि ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया था। बाबूलाल सोरेन करीब 22,000 वोटों से चुनाव हारे, लेकिन उन्हें 75,910 वोट मिले, 75,910, और रामदास सोरेन को 98,356। रामदास सोरेन की जीत का अंतर रहा 22,446। कुल 2,50,295 रजिस्टर्ड वोटर थे और 1,90,966 यानी 76.30% मतदाताओं ने वोटिंग की थी। जेल कैंप की तरफ से भी एक रामदास खड़े थे। पूरा नाम था रामदास मुर्मू, जिन्होंने 8,092 वोट लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, 23 नवंबर 2024 को जब झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, तब से सुन रहा हूं कि बाबूलाल सोरेन 22,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। जी हाँ, 22,000 का अंतर बड़ा जरूर होता है, लेकिन ऐसा कहने वाले ये नहीं बताते कि बाबूलाल सोरेन ने पिछले चुनाव में भाजपा को मिले वोटों में कितनी बढ़ोतरी की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार
लखन चंद्र मार्डी को 56,807 वोट मिले थे, जो बाबूलाल सोरेन को मिले वोटों से 19,103 वोट कम थे। यानी बाबूलाल सोरेन ने 19,000 वोट बढ़ा लिए। फिर भी लखन मार्डी की हार का अंतर मात्र 6,724 था। जीतने वाले उम्मीदवार रामदास सोरेन को 63,531 वोट आए थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आजसू के टिकट पर खड़े तीसरे नंबर पर कांग्रेस की उम्मीदवार और प्रदीप बलमुचू की बेटी सिंड्रेला बलमुचू को 36,672 वोट मिले थे। भाजपा ने पहली बार 50,000 वोटों का आंकड़ा पार किया था घाटशिला में। जाहिर है ये वोट प्रदीप बलमुचू के अपने पॉकेट वोट थे, जो 2014 में उनकी बेटी को मिले, जो कांग्रेस उम्मीदवार थी, और जो 2019 में प्रदीप बलमुचू को मिले, जो आजसू के उम्मीदवार थे। लेकिन 2024 में न तो प्रदीप बलमुचू मैदान में थे, न उनकी बेटी सिंड्रेला थी। तो ये जो 31-32 हजार वोट थे, वो रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन में बंट गए। इस चुनाव में कुल 1,61,654 वोट पड़े, यानी 2019 की तुलना में 9,000 वोट कम। लक्ष्मण टुडू 6,403 वोटों से चुनाव जीते, और इसका कारण यह रहा कि अर्जुन मुंडा ने लक्ष्मण टुडू के लिए काफी मेहनत की, खूब पसीना बहाया। लक्ष्मण टुडू उन्हीं के उम्मीदवार थे। लेकिन घाटशिला का मैदान भाजपा के लिए मजबूत कभी नहीं रहा। 2009 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता, अलग राज्य के नाम पर इस्तीफा दे देने वाले सूर्य सिंह बेसरा भाजपा के टिकट पर खड़े थे, और उन्हें कितने वोट आए थे? बेसरा को मात्र 28,561 वोट मिले थे, और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके पहले 2005 में भाजपा के प्रत्याशी रामदास हांसदा को 21,352 वोट मिले थे, और साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बैजू मुर्मू 18,769 वोट लाकर दूसरे नंबर पर तो थे, लेकिन उनकी हार का अंतर करीब 32,000 था। तो इस तरह 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी के वोटों में 24,000 की बढ़ोतरी हुई थी। 2009 में 2014 की तुलना में मात्र 4,301 वोट बढ़े, लेकिन 2024 में यह बढ़ोतरी 19,000 वोटों की हो गई। तो दोस्तों, इतने आंकड़े सुनाने का मतलब यह है कि बाबूलाल सोरेन की हार देखने में भले बड़ी लगती हो, भले ही वे 22,000 वोटों के अंतर से हारे हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी के 19,000 वोट बढ़ाए भी थे। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बाबूलाल सोरेन को बड़ी संख्या में भाजपाइयों के वोट ही नहीं मिले थे। बड़े पैमाने पर भितरघात हुआ, बीजेपी के कैडर वोट जेएमएम में चले गए, और बाबूलाल की निजी पर्सनल इमेज इसका कारण बनी। दोस्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबूलाल सोरेन की छवि के कारण औसतन करीब 15,000 बीजेपी के कैडर वोट छिटक कर रामदास सोरेन को चले गए थे। लोगों का मानना था कि रामदास बाबू काम करे या न करे, लेकिन किसी को तंग तो नहीं करते हैं ना। यानी चंपई की वजह से भाजपा के जितने वोट बढ़े, उतने ही बाबूलाल के चलते छिटक भी गए। और दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने जो 8,000 वोट काटे थे, वो भी गालूडीह से लेकर बनकाटी तक के गैर आदिवासी वोट थे, जो सामान्यतया भाजपा के खाते में जाते। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया, तो 2024 वाली स्थिति नहीं रहेगी। इस बार बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, और यह चंपई सोरेन के कारण होगा। दोस्तों, 2024 के चुनाव में भाजपा को भले ही चंपई के आने का कोई फायदा न मिला हो, लेकिन घाटशिला के इस उपचुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। 2024 में चंपई सोरेन को बीजेपी ने पूरे झारखंड में घुमाया था, खास करके संथाल परगना में उनको खूब मेहनत कराई गई थी। फिर उन्हें अपनी सरायकेला वाली सीट भी निकालनी थी, उन्होंने पार्टी बदली थी, इसलिए वे घाटशिला पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे बेटे की सीट पर। मुश्किल से 3-4 दिन आए, और वो भी कुछ घंटे के लिए आए। लेकिन इस बार चंपई सोरेन अभी से ही पूरा समय दे रहे हैं, लोगों को बुला भी रहे हैं, लोगों के यहाँ जाकर मिल भी रहे हैं। संथाल आदिवासियों पर चंपई सोरेन की पकड़ कितनी मजबूत है, ये सभी लोग जानते हैं। हर गांव में 10-20 लोगों से चंपई का निजी परिचय है, आना जाना है, ग्राम प्रधानों से उनकी घनिष्ठता है। तो इस बार मुकाबला आसान और एक तरफा तो बिल्कुल ही नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि सोमेश सोरेन मंत्री के रूप में चुनाव लड़े। हफीजुल हसन और बेबी देवी के उदाहरण हमारे सामने हैं।
वैसे जानकार बता रहे हैं कि सोमेश सोरेन को 2 सितंबर को ही मंत्री बनाया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बिहार दौरे और कर्मा पर्व आदि को देखते हुए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन जल्दी ही सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और उनके लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी प्रचार करने आएंगे। तो दोस्तों, इस लिहाज से मुकाबला बहुत कांटे का है। सोमेश को सिंपैथी वोटों का भी आसरा होगा, लेकिन दोस्तों ये मुकाबला कांटे का तभी हो पाएगा जब बाबूलाल सोरेन को बीजेपी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया, घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में कूद गई है चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन की, उससे दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं कि या तो चंपई सोरेन को पार्टी की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, या फिर उन्होंने यह तय कर लिया है कि टिकट मिले या न मिले, चुनाव तो लड़ना ही है। संगठन की जहां तक बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना मजबूत है, भाजपा उतनी ही कमजोर है। घाटशिला में भाजपा के संगठन की हालत यह है कि जो 8-10 चेहरे दिखते हैं बस वही हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष हो या वर्तमान जिलाध्यक्ष, सब हवा हवाई हैं। किसी के पास एक कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ तक कि घाटशिला में होने वाली बैठकों में 2-2, 3-3 बार के जिलाध्यक्ष, पूर्व हो या वर्तमान, अकेले गाड़ी चलाकर आते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। और ये तय मानकर चलिए कि उपचुनाव में भाजपा 30% ही लड़ेगी, बाकी 70% तो चंपई सोरेन को ही लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात कि सोमेश सोरेन के पीछे भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत संगठन है और भले ही उनके पास सहानुभूति वोटों का सहारा है, लेकिन सोमेश भी रामदास सोरेन नहीं है। अगर बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन नहीं है तो सोमेश भी रामदास सोरेन नहीं है। मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 20 अगस्त को जमशेदपुर आए थे। 16 अगस्त को नेमरा में गुरुजी का संस्कार भोज था और 16 अगस्त को ही रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर उनके आवास लाया गया जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर आए और घोड़ाबांधा में जहां रामदास सोरेन का आवास है वहां गए, उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। उसी विजिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन की पत्नी से पूछा कि वे किसको आगे बढ़ाना चाहती हैं परिवार में। परिवार ने आपस में विचार करने के बाद सोमेश का नाम आगे बढ़ाया। रामदास सोरेन की पत्नी ने मुख्यमंत्री को बता दिया कि सोमेश को ही प्रत्याशी बनाया जाए। इसके बाद ऐसी बातें हुई कि 2 सितंबर को सोमेश को मंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी, लेकिन ये हो नहीं सका और अब देखना है कि उनको कब मंत्री बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, उसी तरह से सोमेश सोरेन भी रामदास सोरेन नहीं है। सोमेश पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं। कुछ दिन तक उन्होंने टाटा मोटर्स में नौकरी भी की, फिर टाटा पावर और टाटा सीमेंट में पारिवारिक व्यवसाय में उन्होंने हाथ बटाना शुरू किया। लेकिन पारिवारिक जीवन सोमेश का अच्छा नहीं बताया जाता है। उनकी पत्नी से उनका विवाद चल रहा है, दोनों अलग रहते हैं और चंपई खेमा इस मुद्दे को आदिवासी समाज में प्रचारित करके इसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश में जुटा है। तो संगठन की मजबूती और सहानुभूति पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोमेश सोरेन के साथ है। सरकार भी उनकी है और हो सकता है कि सोमेश मंत्री के रूप में चुनाव लड़ें। लेकिन अगर इस बार भाजपा बाबूलाल सोरेन पर दांव खेल जाती है तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन थोड़े ही सही लेकिन संथाल वोटों में सेंध तो जरूर लगाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल सोरेन पर एक बार फिर दांव खेलेगी? जवाब इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा तो भाजपा है, यहाँ फैसले इतनी आसानी से होते नहीं। और उसके ऊपर से यह बात भी जगजाहिर है कि बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन को पसंद नहीं करते। नगरी के मामले में हम लोगों ने इसको देख लिया। चंपई भी भाजपा में आ तो गए जेएमएम छोड़कर, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, बिल्कुल साइड लाइन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एक बार बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल जाएगा। अगर वे जीत गए तो ठीक, वरना 2 हार के बाद उनकी दावेदारी को तीसरी बार यानी अगले चुनाव 2029 के चुनाव में खारिज करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, बाबूलाल सोरेन की दावेदारी मजबूत भले है, लेकिन अंदर खाने से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एक राज्यसभा सांसद ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे लखन चंद्र मार्डी की पीठ ठोक दी है।
इस राज्यसभा सांसद ने दिल्ली से लखन चंद्र मार्डी को कुछ दिन पहले फोन किया और कहा कि तैयारी करो, तो लखन भी इसके बाद रेस हो गए हैं। अब उन सांसद महोदय ने किन्हीं बड़े नेता के इशारे पर लखन मार्डी को तैयारी करने के लिए कहा या फिर अपने मन से कह दिया, ये तो सांसद महोदय खुद बताएंगे। लेकिन स्थानीय जानकार बता रहे हैं कि अगर लखन चंद्र मार्डी चुनाव लड़े तो जेएमएम की जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से ज्यादा हो सकता है। और दोस्तों, बीजेपी और जेएमएम के बीच एक फैक्टर है जयराम महतो, जेल कैंप पार्टी। पिछली बार जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ने 8,000 वोट पाए थे और वो नुकसान बीजेपी को ही हुआ था। इस बार क्या होगा? जयराम महतो 7 सितंबर को धालबुम गड़ा रहे हैं, यहाँ उनकी मीटिंग है, यानी वे भी तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि जयराम फैक्टर की काट के लिए चंपई सोरेन ने भाजपा के आला कमान को कहा है, स्टेट लीडरशिप को कहा है कि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को घाटशिला उपचुनाव के लिए विधानसभा प्रभारी बनाया जाए, यानी महतो की काट महतो को दी जाए। तो चंपई सोरेन भी अब हर स्तर पर इस बार तैयारी करेंगे और वे तैयारी में लग गए हैं। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। घाटशिला का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि कोल्हान की राजनीति और झारखंड में भाजपा में उनकी हैसियत का भी बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास संगठन और सहानुभूति की लहर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास चंपई सोरेन का अनुभव, उनका कद, उनकी छवि और संथाल वोटों में सेंध लगाने का मौका भी है। लेकिन याद रखिए, यहाँ मुकाबला सिर्फ दो दलों का नहीं है। जयराम महतो का फैक्टर और स्थानीय समीकरण इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखना है कि जनता किस पर भरोसा जताती है, रामदास सोरेन की विरासत पर या चंपई सोरेन की रणनीति पर। क्या सोमेश सोरेन अपने पिता की तरह लोकप्रिय हो पाएंगे या बाबूलाल सोरेन पिछली हार का हिसाब चुकाएंगे? इन सवालों के जवाब तो दोस्तों चुनाव के नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना तय है कि घाटशिला का उपचुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।